नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी करुणा। इस वक्त हम सीधे चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। अभी कल ही मैं आरामबाग में बंगाल की सेवा के लिए उपस्थित था। वहां से मैंने करीब 7,000 करोड़ रुपए 7,000 करोड़ रुपीस इसकी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें रेलवे, पोर्ट, पेट्रोलियम से जुड़ी कई बड़ी योजनाएं थी और आज एक बार फिर मुझे करीब 15,000 करोड़ रुपए 15,000 करोड़ रुपीस उसके विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं बंगाल के मेरे भाई बहनों के जीवन को भी आसान बनाएगी। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इनसे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आधुनिक दौर में विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए बिजली बहुत बड़ी जरूरत होती है। किसी भी राज्य की इंडस्ट्री हो, आधुनिक रेल सुविधाएं हो या आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हो, बिजली की किल्लत में कोई भी राज्य, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल अपनी वर्तमान और भविष्य की बिजली जरूरतों को लेकर आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। आज भी मैंने फरक्का से रायगंज के बीच नेशनल हाईवे 12 का उद्घाटन किया है। NH 12 का उद्घाटन किया है। इसमें करीब 2,000 करोड़ रुपए 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।
इस हाईवे से बंगाल के लोगों के लिए यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। फरक्का से रायगंज तक का जो पूरा सफर है वो 4 घंटे से घटकर आधा हो जाएगा। साथ ही इससे कालियाचक, सुजापुर, मालदा टाउन आदि शहरी इलाकों में यातायात की स्थिति भी सुधरेगी। जब परिवहन की रफ्तार बढ़ेगी तो औद्योगिक गतिविधियां भी तेज होगी। इस इलाके के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले गुने खर्च और विकसित बंगाल के हमारे सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। मैं इस समारोह में और अधिक आपका समय लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि बाहर 10 मिनट की दूरी पर ही विशाल मात्रा में बंगाल की जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए बैठी हुई है। वो मेरा इंतजार कर रही है और मैं भी वहां खुले मन से जम करके बहुत कुछ कहना भी चाहता हूं और इसलिए अच्छा होगा कि मैं सारी बातें वहीं पर बताऊं। यहां के लिए बस इतना काफी है। एक बार फिर आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद जी। तो प्रधानमंत्री को सुन रहे थे आप और देखिए प्रधानमंत्री लगातार मिशन बंगाल पे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा कि संभावनाओं के बावजूद बंगाल पिछड़ा है और बंगाल को आगे ले जाना है। इसके बाद के कार्यक्रम में भी राजनीतिक बयान आ सकते हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसका उन्होंने इशारा भी किया। देखिए दौरे का दूसरा दिन है, निशाने पर ममता सरकार बंगाल को बड़ी सौगात दी है। कृष्णानगर में बड़े प्रोजेक्ट्स को सौंपा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने यह भी जनता से अपील की है कि बंगाल के विकास के लिए वो वोट करें। संदेश खाली पर प्रधानमंत्री ने कल से ही लगातार संदेश देने शुरू कर दिए हैं और टारगेट पर 35 यानी 35 सीटों पर सीधे सीधा नजर है बीजेपी की। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करेंगे उनका और इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं, प्रवीर विश्वास हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं और प्रकाश चंडालिया हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चारू प्रज्ञा, सवाल मेरा बहुत ही सिंपल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए? क्योंकि घूम फिर के बीजेपी के पॉलिटिकल इलेक्टोरल एपिसेंटर में बंगाल में अब सिर्फ और सिर्फ संदेश खाली नजर आ रहा है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, हमें आवाज नहीं मिल पा रही है। चारू जी, मैं माफी चाहती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
मुझे ये सुन के दुख होता है कि ऐसी भी किसी की सोच हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के हैं और देश के हर एक प्रदेश में वो निरंतर दौरा करते रहते हैं, देश के कोने कोने में जाते रहते हैं और देश के कोने कोने में इसी तरीके के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट भी करते हैं, अनाउंस भी करते हैं और देश की हर जगह की जनता के सहयोग में वो दिन रात तत्पर खड़े रहते हैं। संदेश खाली को आप एक राजनीतिक मुद्दा प्लीज मत बनाइए, क्योंकि संदेश खाली जैसे मुद्दे बंगाल में इतने लंबे समय से चल रहे हैं और इसके बारे में एक सामाजिक तरीके से बात करने की आवश्यकता है। इसको आप एक राजनीति के लेंस से देखेंगे, जिस तरीके से टीएमसी के सारे प्रवक्ता, सारे नेता अब तक करते आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में महिलाओं की स्थिति कभी नहीं सुधर सकती, क्योंकि संदेश खाली हमारे सामने आ गया, लेकिन कितना समय लगा वहां की महिलाओं को भी बोलने की हिम्मत जुटाने में। उससे पहले क्या पोस्टपोल वायलेंस नहीं हो रहा था? और क्या संदेश खाली के बाद भी हर एक दिन एक भयानक घटना कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव से पश्चिम बंगाल के हमारे सामने नहीं आती? एक कॉमनैलिटी है इन सारी घटनाओं में टीएमसी का नेता इन्वॉल्व रहता है और मेरे पास ऐसे बहुत सारे किस्से। ये चारू प्रज्ञा आपने बड़ी बात कही है। अब इस पर और भी जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। प्रबीर विश्वास जी, कल हमने देखा जब आरामबाग में थे प्रधानमंत्री तो वहां पर मंच से संदेश खाली मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर शुरुआत से ढिलाई बरती गई? ममता सरकार अगर सख्त होती तो आज बड़ा मौका बीजेपी को नहीं मिलता। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकसभा के लिए अभियान का आगाज हुआ और यहां पर संदेश खाली का मुद्दा चरम पर है। प्रधानमंत्री जी बंगाल में आए, उनका स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, वो जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपया का घोषणा किए हैं कल, और आज भी 15,000 करोड़ का घोषणा किए। लेकिन ये घोषणा अगर 2014 में होता तब तो अब तक ये सारा काम बन भी जाते। लेकिन हर बार चुनाव के समय वो आते हैं, घोषणा करते हैं, चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। बंगाल में केंद्र सरकार के ओर डेवलपमेंट जो हुआ वो शून्य के बराबर है। और रहा संदेश खाली एक छोटा सा ब्लॉक है पश्चिम बंगाल का। संदेश खाली लेके प्रधानमंत्री इतना उतावले है। नहीं मणिपुर के लिए प्रबीर जी संदेश खाली आप छोटा सा ब्लॉक जरूर बोल रहे हैं। थोड़ा सा सवाल, मैं जानता हूं आप इस बात पे काटेंगे, लेकिन मुद्दा तो बहुत बड़ा है। महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार, ऐसे आरोप निकल कर मुद्दा छोटा नहीं है। सही बात है। आपने जो कहा एकदम सही बात कहा। मैं जानता था इस बात पे आप काटेंगे। जब भी संदेश खाली आएगा तब भी हाथरस भी आएगी, मणिपुर भी आएगा। हर गुना होता है। पश्चिम बंगाल का गुना सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए गुना है, हाथरस का गुना नहीं है। तो क्या आपने मणिपुर के मुद्दे नहीं उठाए थे? क्या आपने मणिपुर के मुद्दे नहीं उठाए थे? सरकार के ऊपर सवाल नहीं उठाए थे? आपने उठाए थे, पूरे देश ने देखा था, वो मीडिया की हेडलाइंस बना था। सुनिए, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं एक आम बंगाली हूं, बंगाल में रहता हूं। मैं जो देख रहा हूं वही कह रहा हूं। और संदेश खाली में यौन उत्पीड़न का बात आप कर रहे हो, एक भी शिकायत पुलिस में दर्ज। ठीक है, एक कमेंट प्रकाश चंडालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम ले लेते हैं इस पर। प्रकाश जी, बात घूम फिर के यही आती है कि बीजेपी कहती है कि इस पर राजनीतिक दृष्टि से न देखकर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए। टीएमसी और लेफ्ट के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये प्योर पॉलिटिक्स है जिसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी देखा जा रहा है और बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर बॉटम लीडरशिप तक इस मुद्दे को उसी दिशा में ले जाते दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या बंगाल में जो भी होने वाला है आने वाले 3-4 महीनों में, उसमें संदेश खाली एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता जा रहा है? निश्चित रूप से बनेगा। अभी दादा ने जो बात कही कि संदेश खाली एक छोटा सा ब्लॉक है और इस बात को लेकर बड़े छोटे रूप में इसको ले रहे थे। दादा मुझे ये बताएं कि एक सरकार है और सत्तारूढ़ पार्टी का एक दरिंदा जिसके खिलाफ हजारों महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, उसकी गिरफ्तारी में सरकार को 56 दिन लग गए। तृणमूल पार्टी की ओर से यह कहा जाता रहा कि कोर्ट की ओर से बंदिशें लगी हुई हैं और कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई बंदिश नहीं है, उसे सीआईडी गिरफ्तार करे, बंगाल पुलिस गिरफ्तार करे, ईडी सीबीआई कोई गिरफ्तार करे। मुझे यह बताएं कि प्रशासनिक तौर पर 56 दिनों की नाकामी, इसका जवाब यह सरकार कैसे देगी? क्यों नहीं इस दरिंदे को पहले गिरफ्तार कर दिया गया? और यही नहीं, प्रवीर जी आएंगे आपके पास। जी आप अपना जवाब पूरा करिए। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ। जी,
तो मेरा ये कहना था कि कोर्ट में जब गिरफ्तारी के बाद उसे पेश किया गया था तो उसकी अकड़ और उसकी दबंगई को भी पूरे देश ने देखा है। ये एक छोटी घटना नहीं है। आप मणिपुर को अलग रख के देखिए, मणिपुर संदेशखाली के साथ नहीं जुड़ सकता। यहाँ हजारों महिलाएं खड़ी होकर के कर रही हैं और पुलिस की नाकामी, सरकार का संरक्षण एकदम स्पष्ट प्रमाण है। कोर्ट को यह कहना पड़ा, जब सत्तारूढ़ पार्टी के वकील ने यह कहा कि उसे किस मामले में गिरफ्तार करें, तब कोर्ट को यह कहना पड़ा कि उसके खिलाफ 43 मामले पहले से हैं जो वर्षों से चल रहे हैं। उस एक भी मामले में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि बहुत से मामले ऐसे थे जिसमें जमानत के अयोग्य मामले थे, उनमें भी सरकार ने इस प्रशासन। और प्रकाश जी, ताज्जुब की बात यह है कि जो मौजूदा धाराएं भी गिरफ्तारी के बाद जोड़ी गई हैं शेख शाहजहां के खिलाफ, इसमें एक भी बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़ी धारा नहीं है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। चारू प्रज्ञा जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं और उसके बाद प्रवीर जी फिर आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा जी, आपने प्रवीर जी को सुना, उनकी तरफ से कहा गया एक छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन इसकी जो चर्चा है प्रधानमंत्री मंच से करते हैं और वो ये बोल रहे हैं कि 10 सालों से आखिरकार क्यों नहीं कोई शिकायत सामने आई, क्यों अब जाकर शिकायत सामने आ रही, उनकी शिकायत यह है, इसका जवाब आपके पास है क्या? सच्चाई ये है कि टीएमसी और उनके समर्थकों की सोच ही ये रही है, छोटा सा ब्लॉक है, गरीब सी महिला है। चारों हम लौटेंगे पास। देखिए कुछ तस्वीरें आ रही हैं, बहुत खास तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए उस मंच से अब बाहर आ चुके हैं और यहां पर बड़ी संख्या में लोगों का अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहां पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्णनगर में इस वक्त मौजूद हैं और अपना ये रोड शो आरंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ हिलाकर वहां पर मौजूद तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था मंच पर कि बंगाल के विकास के लिए जनता से हम वोट डालने की, जनता से अपनी राय बनाने की अपील करते हैं। और अब देखिए लोगों के बीच खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अक्सर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे दौरों में ये एक अहम कार्यक्रम होता है रोड शो का, जिसमें वो सीधे जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्वागतम श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम रानी ज्योतिर्मयी पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम कृष्णनगर पुण्यभूमिते श्री नरेंद्र मोदी, स्वागतम मोदी 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 মোদি। মায়েরা আপনাদের সামনে এগিয়ে আসছেন, আপনারা উলুধ্বনি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। মায়েরা উলুধ্বনি দিন, মায়েরা উলুধ্বনি দিন। নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম, নরেন্দ্র মোদীজি স্বাগতম। भारतवर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी जी के कृष्णनगर माटीते स्वागत जाना के कृष्णनगर की इससे पहले कल आरामबाग में थे, जहां पर जनसभा को संबोधित किया और आज भी जनसभा को संबोधित करके अब लोगों के बीच में जो रैली स्थल है वहां से रोड शो प्रधानमंत्री का और किस तरह से तमाम जो लोग वहां पर खड़े उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। चारू प्रज्ञा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था और जो सवाल प्रवीर जी की तरफ से उठाया था उस पर आप जवाब दे रही थी, बताइए। मैं यही कह रही थी कि आप पहले तो इनकी सोच देखिए कि छोटी सी जगह है, गरीब सी महिला है, उनके कहने से क्या होता है। और यही वजह है कि तब से लेकर अब तक ये महिला अपनी आवाज उठाने तक की हिम्मत नहीं बटोर पा रही थी। ये एक टीएमसी का गढ़ माना जाता है। जो नेता है शेख शाहजहां, उसको यहाँ पे बाहुबली कहते हैं, उसको भाई कहते हैं। उसके ऊपर तमाम मामले हैं, 42 मामलों के बारे में तो चीफ जस्टिस ने कहा है पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट के। उन्होंने ये कहा कि आपके खिलाफ इतने मामले हैं कि 10 साल भी हम आपको सलाखों के पीछे रख सकते हैं। ये है सच्चाई उस इंसान की। लेकिन जो सवाल उनकी तरफ से काउंटर में उठाया जाता है, चाहे वो टीएमसी के प्रवक्ता और लेफ्ट के भी नेता, कि आप मणिपुर को स्किप करते हैं, आप एनसीआरबी के जो डेटा आता है उसमें उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए सवाल, उत्तर प्रदेश के मामले आते हैं क्राइम के, वहां इस तरह का एग्रेसिव बीजेपी नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही किसी नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए सरकार के इलाके में या उनके राज्य में ऐसी घटना होती है, पूरा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन क्रांति लाने के लिए वो जमीन पर उतर आता है। ये क्यों? अपराध की जो राजनीतिक परिभाषा है उसमें इतना फर्क क्यों? मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है कि आप उल्टी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि
जनता पार्टी मैं उनके सवाल रख रहा हूँ, वो सवाल हमारे डिबेट में आपसे ही पूछते हैं, इसलिए आपको देना चाहिए उत्तर इसका। आप मेरे जवाब का इंतजार करेंगे प्लीज जी। तो अगर किसी ने मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री के बयान नहीं सुने तो मुझे लगता है उनकी सुनने में कोई कमी रह गई है, या हमारे भी बयान नहीं सुने तो उनके भी सुनने में कोई कमी रह गई है। हर दिन हमने आके मणिपुर पर बात करी और मणिपुर पे बात करने के लिए हमने दूसरे केसेस को उठाकर एक महिला की तुलना दूसरी महिला से नहीं करी है कभी भी, और यही मुझे सबसे शर्मनाक लगता है। आप एनसीआरबी के डेटा की बात करते हैं तो डेटा के साथ साथ क्या आप ये भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और अगर आपको रेप के मामले या यौन शोषण के मामले गिनने हैं तो पर मिलियन गिनने चाहिए। चारू जी एक और काउंटर है जो कि टीएमसी लगातार कर रहे हैं, टीएमसी वाले नेता लगातार कर रहे हैं, वो ये काउंटर कर रहे हैं कि संदेश खाली का जो मसला है वो इसलिए आज इतना गर्म हुआ है। ये उनकी तरफ से काउंटर, में चाहूंगा आप इस पर जवाब दें। वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस का जो गढ़ है वो बन गया और दो समुदायों के बीच का जानबूझकर मामला बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, दो समुदाय का मामला बनाना भी टीएमसी का ही काम है, क्योंकि हमारे लिए उत्तम सरदार भी उतना ही गुनहगार है जितना शेख शाहजहां, और इसमें धर्म की बात कहीं नहीं आती। हाँ, लेकिन जब बच्चियों को, महिलाओं को ये देख देख कर चुना जा रहा था कि उनका रंग रूप कैसा है, कि उनकी उम्र क्या है, उनका धर्म क्या है, तो क्या हम इस बारे में बात ना करें? उनको जब ढूंढ कर टीएमसी के ही कार्यालय में हर रात, ठीक है, तो ये प्रश्न हम प्रवीर बिस्वास जी से ही कर लेते हैं। प्रवीर जी, ये बात तो प्रवीर बिस्वास जी, ये बात डिनाई करना मुश्किल है कि बंगाल पुलिस तब जागी जब बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर आए, जब ईडी के लोग गए शाहजहां शेख के पास तो उन पे हमला हुआ, बंगाल पुलिस गायब थी। इसी तरह के हमने सीबीआई के केसेस में देखा, सेंट्रल एजेंसी जब काम करने जाती है तो उसके साथ बंगाल सरकार का रवैया क्या रहता है। ये बंगाल में क्या भारत के जो एक सिस्टम है उससे अलग थलग कोई व्यवस्था चल रही है, जहां पर तभी कुछ होगा जब इस तरह से कोई पार्टी जान जोखिम में डालकर मुद्दे उठाएगी, तभी सरकार जगेगी, तभी पुलिस जगेगी, ऐसा एक मैसेज जाता दिखाई दे रहा है। सही बात बोले आपने, एकदम बिल्कुल सही बात बोले, लेकिन मैं चारू प्रज्ञा जी का एक बात में खंडन करना चाहता हूं कि उन्होंने बोले मैं छोटा एक ब्लॉक बोला और छोटे महिला के बारे में बोला। मैं कोई महिला के बारे में जिक्र तक नहीं किया, अपने बात मेरे मुंह में वो बैठा दिए, ये गलत है। और रहा बात बंगाल और ईडी सीबीआई, देखिए सिर्फ ईडी सीबीआई जो है वो कैसे काम करती है, कैसे उनका काम का रवैया है, किन किन के ऊपर उनका आरोप है, किन किन के पास वो जाते हैं। देखिए, यही पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी रहते हैं। जिस मामले में टीएमसी पार्टी के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसी मामले में शुभेंदु अधिकारी भी है, उनको पैसा लेते हुए दिखा गया, बीजेपी का पार्टी ऑफिस से फोटो दिखाया गया, फिर भी शुभेंदु अधिकारी को नहीं बुलाते। ऐसे बहुत सारे मिसालें हैं, बहुत सारे। लेकिन ये बातें शाहजहां शेख को क्या लाइसेंस देती हैं कि ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला कर दे? शाहजहां शेख के बारे में संदेश खाली में किसी भी नेता को अपनी अराजक सत्ता चलाने का क्या लाइसेंस दे देंगी? अगर ऐसी तुलनाएं हम ऐसा कंपैरिजन करें तो क्या उसको टीएमसी द्वारा डिफेंड किया जाना आप सही मानते हैं? क्योंकि इसी टीवी चैनल पे, इसी कार्यक्रम में टीएमसी के प्रवक्ता बैठकर शुरू से डिफेंड करते रहे कि ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये षड्यंत्र है। देखिए सर, जी प्रवीर जी आपकी आवाज लगता है कुछ दिक्कत आई है और आपकी लगता है आपका माइक जो है म्यूट हो गया। आपके पास आएंगे चारू जी, आपके पास भी आएंगे, लेकिन प्रकाश चंडाले जी भी हमारे साथ है, उनका भी हम जवाब सुन लेते हैं। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है एक बहुत बड़ा फेलियर ये आपको नजर आता है ममता सरकार का? क्योंकि देखिए 13 फरवरी को क्या हुआ, खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया। 26 तारीख को कड़ाई के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जब यह कहा गया कि ईडी हो, सीबीआई हो या पुलिस, कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, तब उसके 3 दिन के भीतर, पहले 55 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उसके 3 दिन के भीतर गिरफ्तारी होती है, और वो भी संदेश खाली से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर। क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? एक तरफ से तो इसको निश्चित रूप से सरकार की फेलियर कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि राज्य सरकार में भी इन 56 दिनों में बड़ी सोची समझी चाल चली। ये शुरू से इस बात को लेकर चलते रहे कि वहां पर विपक्षी आरएसएस का वर्चस्व है, वगैरह वगैरह सब चलता रहा, और परोक्ष रूप से वे अपने ये जो दरिंदे थे उनका एक प्रकार से बचाव करते रहे। मुझे ये बताएं कि इन 56 दिनों में हजारों महिला का, जो पार्टी मां माटी मानुष की बात करती है, उसकी महिला मुख्यमंत्री है, महिला सांसद वहां पर है। मुझे ये बताया जाए कि 56 दिनों में कितनी बार ममता बनर्जी वहां गई या उन्होंने कितने बयान जारी किए?
सांसद नुसरत जहां जो वहां पर है, उन्हें तो ये पता नहीं है कि धारा 144 क्या होती है, धारा 174 क्या होती है। उन्होंने कहा कि वहां पे धारा 174 लगी हुई है। 56 दिनों में वहां के स्थानीय सांसद को एक दिन भी वहां ये बहुत वैलिड क्वेश्चन किया आपने। मैं प्रवीण जी से एक कमेंट ले लूं क्विक इस पे। प्रवीण जी, ममता बनर्जी अपने अधिकारी को बचाने के लिए सड़क पर बैठने को तैयार हैं, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जैसे हम देखें ऐसा ही हाल देखें दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री सबके लिए रोते हैं, संदेश खाली के लिए रोते हैं, उनका आंसू बहता है। मणिपुर हाथरस के लिए नहीं उनका आंसू निकलता है क्या? एक ही हाल है। जैसा आप बोल रहे हैं ना वैसा हम दिख रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं, प्रज्ञा जी बोल रहे थे कि हम क्या नहीं बोले, क्या नहीं सुने मणिपुर के बारे में। हम बोलना सुनना में नहीं जाना चाहते, हम देखना चाहते हैं मणिपुर हाथरस में प्रधानमंत्री जी गए या नहीं गए। नहीं, देखिए प्रवीर जी, आप लगातार मुद्दे को मणिपुर की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये फिर से कंपेयर मणिपुर का मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, इस मुद्दे को उठाया गया, ऐसा नहीं है, इस मुद्दे को उठाया गया, सवाल पूछा गया और हर पक्ष से, हर राजनीतिक दल से जिससे सवाल पूछा जाना वो पूछा गया। लेकिन आज जब मुद्दा संदेश खाली का है, महिलाओं की तरफ से जब कहा जाता है कि रात के 12 बजे आधी रात को महिलाओं को उठा कर ले जाया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो क्या ये बात आपको नहीं लगती कि इस पर जवाब मिलना चाहिए, एक्शन होना चाहिए? प्रवीर जी, सवाल यह है सिंपल सा। महिला कमीशन आके क्या रिपोर्ट दिया? महिला कमीशन संदेश खाली आए, उन्होंने जाके बोला यहाँ कोई रेप का, यौन उत्पीड़न का कोई मतलब नहीं है, कोई खबर नहीं है उनके पास। क्या वो गलत थे? क्या वो गलत थे? देखिए, यौन उत्पीड़न का बात कोई क्या वो भी गलत थी? महिलाओं ने जो टीवी कैमरे पे हमारे सामने आके बात की, वो क्या गलत थी? एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। कुछ महिला मुंह में कपड़ा ढाक के बोले कि उनके साथ, उनके पड़ोसी के साथ उत्पीड़न हुआ है उनका। लेकिन ऐसे बहुत महिला है जिन्होंने कहा है कि ऐसा कोई घटना घटा ही नहीं है। तो इसको कैसे चारू जी इस पूरे इंसिडेंट को ही क्वेश्चन में लाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो भी क्राइम हुआ है ना, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आप कहीं और के क्रिमिनल से इसको कंपेयर मत करिए। टीएमसी के कार्यालय की छत के नीचे हुआ है और सालों तक हुआ है। और अगर आप ये इन केसेस को झूठा बता रहे हैं तो आपने कुछ कार्रवाई की है क्यों नहीं? अब आप मेरे बीच में बात सुनिए, अब आप मेरी बात सुनिए। हरीरापारा के अंदर एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसके धड़ को काट के फेंक दिया जाता है। ये फरवरी का केस है। सुल्ताना और उसकी 2 साल की बच्ची को बेच दिया जाता है। सेल्दा का केस है, 20,000 रुपए कीमत लगाई गई है एक बच्चे की। टीएमसी के पंचायत के नेता पश्चिम मेदिनीपुर में एक टॉर्चर करते हैं, रेप करते हैं एक विकलांग लड़की को। इस केस के बारे में आपने सुना है? भक्तिपुर का टीएमसी का नेता है, उसके बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। 3 साल की थी वो बच्ची। ये फरवरी के केसेस बता रही हूं मैं आपको, केवल फरवरी के। और ये सारे के सारे केसेस ना अखबारों में रिपोर्ट। अच्छा प्रवीर जी, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा, अगर चारू प्रज्ञा जी की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, अगर उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, चारू जी एक फैक्ट में शेयर करना चाहूंगा। कहने पर तो एफआईआर दर्ज होती है उस प्रदेश में। एक इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहूंगा, फिर मैं चाहूंगा प्रवीर जी इस पर जवाब दे। प्रवीर जी, चलिए ठीक है, चारू प्रज्ञा जी जो आप बोल रही हैं उस पर आपको विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की जब गिरफ्तारी हुई, तब तो आपको पता होगा ना, जिस महिला के आरोप पर गिरफ्तारी हुई, पहले यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो एफआईआर में नहीं जोड़ा गया था, धारा को नहीं जोड़ा गया था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने उसी महिला की पेशी होती है, उसके बाद यौन उत्पीड़न का मामला शिबू हाजरा और उत्तम सरदार के खिलाफ जोड़ा जाता है। तब क्यों यह मामला सामने आया? अगर आप बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। नहीं, मैं कहीं नहीं, कभी नहीं बोला कुछ हुआ नहीं। सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफी मांगिए, माफी मांगिए। तो जरूर हुआ है। अब आप मान रहे हैं ना कुछ तो हुआ है। माफी मेरे से नहीं मंगा सकते, ऐसा बात नहीं है। माफी मांगना है तो प्रधानमंत्री को माफी मांगना है कि मैं मणिपुर नहीं गया, मैं हाथरस नहीं गया, मैं उन्नाव नहीं गया, मैं कठुआ नहीं गया। प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं माफी मांगूं। तो हर जगह की जिम्मेदारी थी और एक्शन ले रहे हैं। मैं पेशे से पत्रकार हूं, इसीलिए मैं टीवी के सामने बैठा हूं। मैं कोई टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं टीएमसी का पर आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर के बाद भी एक शब्द नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते?
लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, ड्रग डीलिंग का मामला हो या महिलाओं के यौन शोषण का मामला हो। ड्रग का बात मत करो प्रज्ञा जी। गुजरात देखो आप, गुजरात में ड्रग का खेती हो रहा है। गुजरात ड्रग का पूरा गड़बड़ चुका है। देखिए, अगर ऐसे आइसोलेटेड एग्जाम्पल से हम बात करेंगे तो हमारा मूल विषय जो है उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। हमारा मूल विषय क्या, गुजरात में क्या हो रहा है प्रवीण जी, हमारा मूल विषय क्या था कि पश्चिम बंगाल में जो स्थितियां अभी हैं उसमें ये सारा मामला क्या सिर्फ पॉलिटिक्स तक रहेगा या फिर इसमें जस्टिस भी होगा। प्रकाश चंडालिया जी, अब बात घुमा फिरा के यहीं पे आती है कि चूंकि एक चुनावी माहौल भी है इस वक्त देश में और ये विषय भी उठा है पश्चिम बंगाल में, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार अभी तक एक्शन करती रही है ये मामला कंक्लूड होगा? क्योंकि इसमें जो प्राइम जो आरोपी अक्यूज्ड है वो टीएमसी के पार्टी से जुड़ा हुआ नेता है, एक ठीक ठाक नेता है जिसका रसूख है उस इलाके में, तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पार्टी और उस सरकार की ही बनती है। देखिए, ये मामला अगर कंक्लूड होना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये मामला कोर्ट की अदालत में है और फिलहाल सीबीआई के पास में है, और अगली बार जब ये है कि वो ईडी भी इसके लिए जा रही है, इसकी गिरफ्तारी मांगेगी, उसके बाद बहुत सारे केस खुलेंगे। और मैं ये बता दूं कि अगर ये कंक्लूड भी होगा तो एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। बंगाल को दरअसल विकास की आवश्यकता है। 4 दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे कहा था कि पुराने दिनों में पश्चिम बंगाल का देश के विकास में 24% हिस्सा था, जो आज घटकर मात्र 3.5% रह गया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के 24,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं, बंगाल के विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की सरजमीन जिसे विकास की तस्वीर बनानी चाहिए थी वो आज हिंसा में लिपटी हुई है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, मां माटी मानुष के साथ अत्याचार हो रहा है। जब तक ये कंक्लूड नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। सबसे गौरवशाली प्रदेशों में भारत के हमारे प्रदेश का नाम रहा है, लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें 34 वर्षों के वामपंथी शासन में दुर्दिन देखने पड़े और आज 13 वर्ष लगभग इस सरकार को इस पूरे विषय पे लगातार बयानबाजी जारी है और देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी बात रख रही है, लेकिन मूल सवाल यही है कि संदेश खाली का सच क्या है और जिन महिलाओं ने ये गंभीर और बहुत ही संवेदनशील आरोप लगाए हैं उनकी क्या निष्पक्ष जांच होगी और क्या इस पूरे मामले में उनको न्याय मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर इस विषय को लेकर है तो वो यही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।